इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग जरूर सुने। पर बेचारी, अब देख लो, कभी जो एक दूसरे के प्यार में थे, अब यह उसकी नौकरानी बनकर रह गई है। मलिका ने हंसते हुए कहा। रिया जानती थी कि ये सब लोग बस उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। रिया, कोई नहीं, कुत्ते तो भौंकते ही हैं, ध्यान मत दे इन सब पर। रिया अपने मन में खुद से ही बोलने लगी। उन सबको इग्नोर कर दिया। रिया वहाँ से जा ही रही थी कि मलिका ने फिर उससे कुछ कहा। रिया, वैसे तुम हम सबके साथ पार्टी में शामिल हो सकती हो, मैं अंगद से बात कर लूँगी। तुम्हें आज ये साफ़ सफाई वाले काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, वह मेरी हर बात मानता है, मलिका ने जोर देते हुए कहा। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई, तुम तो अंगद से प्यार करती थी ना। कोई नहीं, तुमने तो बहुत कोशिश की उसे रिझाने की, पर उसे तुम में कभी दिलचस्पी थी ही नहीं। पर तुमने अपना बेस्ट ट्राई किया था, और करो भी क्यों ना। अंगद जैसे अमीर लड़के ही तो चाहिए होते हैं तुम जैसे लोगों को अपने लिए। पर मैं सब भूल गई हूँ, मुझे किसी बात से कोई तकलीफ़ नहीं है, आखिरकार हम कभी दोस्त थे। मलिका ने रिया की ओर देखते हुए हंसकर कहा। अब रिया का गुस्सा उसके सर के ऊपर से जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह इस चुड़ैल मलिका का मुंह ही तोड़ दे। तभी मलिका के पीछे से एक वेटर जूस की ट्रे लेकर आ रहा था। रिया के शैतानी दिमाग में एक तकरीब सूझी। रिया ने एक हल्की मुस्कान दी और वेटर को हल्का सा धक्का दे दिया, इस तरह मानो वह गलती से हुआ हो। अब सारा जूस मलिका के कपड़ों पर गिर गया था। ओ मलिका, तुम्हारा तो पूरा ड्रेस ही खराब हो गया। आई एम सॉरी, गलती से धक्का लग गया। वैसे तुम्हें बुरा तो नहीं लगा होगा ना, आखिर हम कभी दोस्त हुआ करते थे, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मलिका को गुस्सा आते देख रिया ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम पहले के जैसे ही पूरी तरह से फ्री हो, वेट करो, अंगद आता होगा, फिर उसके पीछे पीछे घूमना जैसा तुम हमेशा से करती थी। वैसे मुझे तो बहुत काम है, मैं तो चली, सी यू लेटर। इतना कहकर रिया चली जाती है। शर्म के कारण मलिका के शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। बहुत हंसी आ रही है ना, देखो मैं अब क्या करती हूँ, मलिका ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। अंगद थोड़ी देर में अपने कमरे से नीचे आ गया था और पार्टी अच्छी तरह से चल रही थी। बहुत सारे लोग अंगद के पास जा रहे थे। आखिरकार सिंघानिया इंटरप्राइजेज के साथ काम कौन नहीं करना चाहता था। वे सब तो बस एक मौके की तलाश में रहते हैं। पर अंगद को पहले से ही भीड़ पसंद नहीं थी, वह अकेले रहने वालों में से था और ऐसी पार्टियों में अक्सर लोग एक मुखौटा पहनकर घूमते हैं और अंगद ऐसे लोगों से दूर ही रहना पसंद करता था। इसलिए वह एक कोने में बैठकर अपनी ड्रिंक पीने लगता है। ड्रिंक पीते वक्त बीच बीच में उसकी नज़रें रिया की ओर देखने लगती, जो कि अपने काम में पूरी तरह व्यस्त थी। रिया अभी सभी खाली ग्लास को इकट्ठा कर रही थी और उन्हें ले जाकर किचन में रख रही थी। तभी वे दोनों लड़के दोबारा रिया के पास आ गए। लाओ, हम थोड़ी तुम्हारी मदद कर देते हैं, राकेश ने रिया के हाथ को पकड़ते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कोई मदद, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, रिया ने अपना हाथ राकेश से छुड़ाते हुए कहा। अंगद अपने टेबल से बैठा रिया की ओर ही देख रहा था, पर दूर काफ़ी होने के कारण वे क्या बात कर रहे थे वह अंगद को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अंगद को उस लड़के का रिया को छूना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अंगद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अंगद अपने टेबल से उठ रिया की ओर जाने लगता है। तभी अंगद के बिजनेस पार्टनर वहां आ जाते हैं और काम के सिलसिले में अंगद से कुछ बातें करने लग जाते हैं। अंगद थोड़ी देर उनसे बातें कर उसे थोड़ा काम यह कहकर वहां से चला जाता है। अंगद जब उस टेबल के पास देखता है जहां रिया खड़ी थी, वह अभी वहां नहीं थी। अंगद हॉल में चारों तरफ देखने लगता है, पर उससे रिया कहीं नहीं दिखती। अंगद अपने फ़ोन से रिया को फ़ोन करने लगता है, पर कुछ समय तक घंटी बजने पर भी रिया फ़ोन नहीं उठाती। अंगद अब पूरी पार्टी में रिया को ढूंढने लगता है, पर रिया कहीं नहीं दिख रही होती। वहीं दूसरी ओर मैनेजर रिया को कुछ सामान स्टोरेज रूम में रखने को कहता है। स्टोरेज रूम में बहुत अंधेरा था, इसलिए रिया फटाफट स्टोरेज रूम में वह सामान रख वहाँ से जाने लगती है। तभी
कोई उसका हाथ खींच उसे पकड़ लेता और रिया को दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुनाई देती है। रिया ज़ोर ज़ोर से हेल्प हेल्प कर चिल्लाने लगती है, पर कोई उसकी तेज़ आवाज़ से बाहर जा ही नहीं पा रही थी। रिया घबरा जाती है। वह उस व्यक्ति को मारने की कोशिश करती है, पर तभी दूसरा व्यक्ति उसे पीछे की ओर से पकड़ लेता है। अंधेरा ज़्यादा होने के कारण उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे, पर जब वह व्यक्ति रिया को गंदी तरह छूने की कोशिश करने लगता है, रिया गुस्से में उसके मुंह पर थूक देती है। वह आदमी गुस्से में रिया को जोर से थप्पड़ मार देता है और रिया वहीं जमीन पर गिर जाती है। थप्पड़ की वजह से रिया के होंठों से खून बहने लगता है। रिया बहुत डर जाती है। वह उठकर वहाँ से भागने की सोचती है, पर वह जैसे उठने की कोशिश करती, वह डर से फिर गिर जाती है। गिरने के वजह से शायद उसके पैरों में मोच आ गई थी, इसलिए वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। जब वह खड़े होने का प्रयास कर रही थी, तभी वे दोनों आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हाँ, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो तुम? आज तुम हमसे बच कर नहीं जा पाओगी। दोनों रिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोले। राकेश तुम? रिया आवाज़ सुनते ही पहचान गई कि ये दोनों राकेश और कबीर हैं, जिनसे वह कुछ देर पहले ही पार्टी में मिली थी। ओह, तुमने हमें पहचान लिया, तो अब तुमसे छुप कर क्या फ़ायदा? वैसे अंधेरा मुझे नहीं पसंद, तुम्हारा हसीन चेहरा कैसे देख पाऊँगा? कहते हुए राकेश ने स्टोरेज रूम की लाइट चालू कर दी। कमरे में पूरी रोशनी हो जाती, फिर राकेश और कबीर रिया के करीब जाने लगते हैं। रिया खुद को बचाने के लिए पीछे की ओर खिसकने लगती है। मुझे जाने दो प्लीज़ प्लीज़, रिया पीछे खिसकते हुए कहती है। तुम्हें पता भी है कितने सालों तक मैंने इस दिन का इंतज़ार किया है। तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारे ये होंठ, पूरी की पूरी तुमने मुझे कितना सताया है। कितनी रातें जागा हूँ मैं तुम्हारे बारे में सोचकर, तुम्हें मैं गिना भी नहीं सकता। बताओ तो कैसे तुम्हें जाने दूँ? बेचारा मैं, तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? कहते हुए राकेश रिया की ओर झुक जाता है। राकेश अपने हाथों से रिया के होंठों को छूने जाता है कि रिया उसे फिर से थप्पड़ मार देती है। अपनी बकवास बंद करो कुत्तों, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, सालों तक जेल में सड़ना पड़ेगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, रिया ने चिल्लाते हुए कहा। पुलिस का डर मुझे नहीं है, क्योंकि ना अब तुम्हारे पास पैसे हैं और ना ही अंगद, जिसके वजह से तुम अकड़ती रहती हो, साथ है। राकेश ने कबीर की ओर देख हंसते हुए कहा। इतना कहकर उसने रिया को कसकर पकड़ लिया, उसके साथ बदतमीजी करने लगा। वह रिया को बहुत गंदी तरह से छू रहा था। वहीं दूसरी ओर अंगद के फ़ोन की घंटी बजती। अंगद तुरंत अपना फ़ोन उठाता है। कुछ पता चला कहाँ है वो? अंगद ने जल्दबाजी में कहा। सर, सीसीटीवी से पता चल रहा है कि वह स्टोरेज रूम में है। और अंगद ने आगे कुछ सुना ही नहीं और भागते हुए स्टोरेज रूम की ओर चला गया। अंगद ने स्टोरेज रूम खोलने की कोशिश की, पर वह अंदर से बंद था। अंगद ने गुस्से में दरवाज़ा ही तोड़ दिया और वह जैसे स्टोरेज रूम के अंदर देखता है, उसकी नज़रें रिया पर पड़ती है, जो वहाँ रो रही थी और वो दोनों रिया के साथ बदतमीजी कर रहे थे। राकेश रिया को किस करने की कोशिश कर रहा था और कबीर उसको कस के पकड़ा हुआ था। जोर की आवाज़ आते ही राकेश और कबीर ने ऊपर देखा तो अंगद वहाँ खड़ा था। अंगद बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था, मानो वो आज किसका कत्ल कर ही देगा। अंगद को देखते ही उन्होंने रिया को छोड़ दिया। अंगद तेजी से उनके ओर आया और उनके कुछ बोलने से पहले ही उन्हें ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। अंगद बॉक्सिंग में चैंपियन रह चुका था, तो ये दोनों कहाँ खड़े रह पाते उसके सामने। अंगद की कुछ ही घूंसे खाने के बाद दोनों बेहोश हो गए थे, पर शायद उससे अंगद को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वह दोनों को लगातार मारता ही जा रहा था, मानो उन्हें मार कर ही सांस लेगा। अंगद, रिया ने धीरे से कहा, पर अंगद को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह राकेश और कबीर को उनकी बेहोशी में भी उन्हें मारता जा रहा था। अंगद, अगर इसी तरह चलता रहा तो वह दोनों मर जाते। अंगद, रिया ने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, पर फिर भी अंगद ने कुछ नहीं कहा। वह बस उन दोनों को मारता ही जा रहा था। बस करो, रिया जोर से चिल्लाई। रिया की आवाज़ सुनते अंगद ने उन्हें छोड़ दिया और रिया की ओर देखने लगा।
मैंने कहा बस करो, अब मर जाएंगे ये दोनों। रिया ने जोर देते हुए तेज आवाज़ में कहा, मरते हैं तो मर जाने दो, आज तो मैं इनकी जान लेके ही छोड़ूंगा। अंगद ने हांफते हुए कहा, आखिर क्यों अंगद, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तुम तो मुझसे नफ़रत करते हो ना, मुझे मेरी गलतियों की सज़ा देना चाहते हो, तो आखिर ये सब क्यों? तुम तो मुझे ऐसी तकलीफ़ में देखना चाहते हो ना, अब हूँ मैं तकलीफ़ में, तो ये सब क्यों कर रहे हो? तुम जैसा चाहते थे वैसा ही तो हो रहा है। कहते ही रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। कुछ समय हो गया पर रिया चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रो रो कर रिया की आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। अंगद को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह रिया के उन सवालों का जवाब कैसे दे, जब उसे खुद ही उन सवालों का जवाब पता नहीं था। वह चाहकर भी रिया से नफरत क्यों नहीं कर पा रहा। अंगद ज़्यादा कुछ सोचे बिना ही ज़मीन पर बैठ गया और रिया को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। रिया अब और भी ज़्यादा रोने लगी थी। अंगद उसे गले लगा, उसके सर को सहलाने लगा। वह रिया को शांत करने की कोशिश करने लगा, पर रिया कहाँ चुप होने का नाम ले रही थी। वह अब भी और भी ज़ोर से रोने लगी थी। अंगद ने रिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, पर रिया अभी भी नीचे की ओर ही देख रही थी। अंगद रिया के चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला, चुप, एकदम चुप, तुम सुरक्षित हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, रोना बंद करो। अंगद ने रिया के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, कई सालों के बाद रिया ने किसी के सामने इतना जी भर के रोया था। आखिरी बार इतना रिया तब रोई थी जब उसने अपने पापा को खोया था। उसके बाद से तो रिया के सर पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ गया था। रिया अंदर से तो पूरी तरह टूटी हुई थी, पर वह अक्सर खुद को संभाल लिया करती थी। उसे रोना आता भी तो वह अकेले में कहीं रो लेती, पर सबके सामने वह एक स्ट्रांग लड़की की तरह दिखती, क्योंकि उसे प्रिंस के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना था। रिया के पापा के जाने के बाद आज पहली बार किसी ने रिया को ऐसे संभाला था। मैं हूं ना तुम्हारे पास, रोना बंद करो। अंगद की आवाज़ सुनते रिया को और रोना आने लगा और उसकी आंखों से आंसुओं की बौछार होते ही जा रही थी। अंगद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह रिया को कैसे चुप कराए। वह जितना रिया को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, रिया उतना ही ज़्यादा रोते जा रही थी। रिया रो ही रही थी कि अचानक से रिया के होठों पर अंगद ने अपने होंठ रख दिए। अंगद के किस करने से रिया चौंक जाती है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अंगद की ओर देखने लगती है। चौंक जाने की वजह से रिया का रोना भी बंद हो जाता है। रिया भी उसके किस में खो जाती है और अपनी आंखों को बंद कर अंगद के कंधों पर अपना हाथ रख देती। अंगद बिना कुछ सोचे बस रिया को किस करने लगता है। कुछ देर तक किस करने के बाद अंगद अपने होठों को रिया के होठों से अलग करता है, पर वह अब भी रिया के उतने ही करीब होता है। वे दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। उन दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी। थोड़ी देर दोनों वैसे ही वहाँ बैठे रहे। अंगद वहाँ से खड़ा होता है और रिया की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे उठने का इशारा करता है। रिया का चेहरा पूरा लाल हो गया था। वो अभी भी गहरी सांसें ले रही थी और पता नहीं अपने मन में वह क्या सोच रही थी, पर अंगद के उसकी ओर हाथ बढ़ाने से रिया अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है और सोचने लगती है, आखिर कुछ समय पहले वह ऐसा कैसे कर सकती है। रिया कुछ बोलने का प्रयास करती पर उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक जाती है। रिया दोबारा हिम्मत जुटाकर अपना गला साफ करते हुए बोलने का प्रयास करती है, मैं खुद उठ सकती हूँ। कहते ही रिया उठने का प्रयास करने लगी, पर उन बदमाशों के धक्का देने से रिया के पैर में मोच आ गई थी। वह उठने का बहुत प्रयास करती है, पर दर्द की वजह से उठ नहीं पाती। अंगद वहीं खड़ा रिया को उठने की कोशिश करता हुआ देख रहा था। रिया अपनी पूरी ताकत लगाकर दीवार के सहारे से उठने की कोशिश करने लगती है और जैसे रिया अपने पैरों को हिलाती है, दर्द के कारण उसके मुंह से चीख निकल जाती है। आह! रिया दर्द से चीखते हुए बोलती है। रिया को दर्द में देख अंगद से रहा नहीं जाता। वह रिया की ओर आगे बढ़ता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। रिया को अपनी बाहों में उठाते ही अंगद को एहसास होता है कि उसका वजन पहले से भी ज़्यादा कम हो गया था। रिया का कुछ वजन ही नहीं लग रहा था। अंगद ने बड़ी आसानी से रिया को अपनी बाहों में उठा लिया था, मानो वो कोई गुड़िया हो, और वह रिया को लेकर अपने कमरे की ओर जाने लगा। अंगद को कमरे के अंदर जाता देख रिया थोड़ी घबरा जाती है। अंगद छोड़ो मुझे,
मैं खुद चल सकती हूँ, मुझे घर जाना है, रिया ने घबराते हुए एक सांस में कहा। अंगद रिया की बातों को नज़रअंदाज कर उसे चुपचाप अपने कमरे में लेकर चला जाता है और उसे अपने बड़े से बेड पर बिठा देता है। अंगद, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे जाने दो, रिया ने एक ही सांस में कह दिया। चुप, बिल्कुल चुप, और बेड से उठने की कोशिश भी मत करना, अंगद ने रिया के होंठों पर उंगली रखते हुए कहा। रिया शांत हो जाती है। अंगद बेड से उठकर अलमारी में कुछ खोजने लगता है। अंगद अपने अलमारी से अपने कुछ कपड़े निकाल कर ले आता है और रिया के सामने बेड पर रख देता। रिया अपनी नज़रें उठा अंगद की आंखों में देखने लगती है। ये कुछ कपड़े हैं, बदल लो, मैं बाहर जा रहा हूँ, कहकर अंगद दरवाजे को बंद करते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। रिया के कपड़े थोड़े फट गए थे, इसलिए उसने अंगद के दिए हुए कपड़े पहन लिए और बेड पर बैठे हुए कुछ सोचने लगी। रिया का शरीर बहुत थक गया था, इसलिए थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद में चली जाती है। अंगद मेडिसिन का बॉक्स लिए दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसने 3-4 बार दरवाजे पर नॉक किया, पर रिया के दरवाज़ा ना खोलने पर वह घबरा जाता है और दरवाज़ा खोल कमरे के अंदर चला जाता है। अंगद देखता है कि रिया बैठे बैठे ही सो गई थी। वह रिया के पास जाता और उसे आराम से बेड पर सुलाने लगता। रिया को अंगद के कपड़े बहुत ढीले हो रहे थे। रिया को सुलाते वक्त शर्ट रिया के कंधे से नीचे गिर जाता है। रिया का सुंदर गोरा गला और कंधा अंगद के नज़रों के सामने आती अंगद के कान शर्म से लाल हो जाते हैं। रिया के कंधों पर एक गहरा काला रंग का तिल था जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता था। अंगद की नज़रें वहाँ से हटना ही नहीं चाहती थी, पर उसने खुद को संभाला और अपना ध्यान वहाँ से हटाते हुए झट से शर्ट से रिया के कंधों को ढक दिया और दवाइयों के बॉक्स से एक ऑइंटमेंट निकालकर अपने हाथों से रिया के गाल पर लगाने लगा। अंगद बहुत ही ध्यान से रिया की चोट को छू रहा था ताकि रिया को कोई दर्द ना महसूस हो। फिर रिया के पैरों पर भी दवाई लगा उस पर गर्म पट्टी बांध देता। रिया को दवाई लगाने के बाद अंगद रिया को चद्दर उड़ाकर सोफे पर जाकर लेट जाता है। अंगद सोते हुए रिया की ओर एकटक देखे जा रहा था जो नींद में मुस्कुरा रही थी। रिया अभी अपने सपनों की दुनिया में गुम थी। अंगद से पहली बार मिलने के बाद रिया सुबह शाम बस उसके बारे में ही सोचने लगी थी। डुग्गू अपने पालतू कुत्ते को अपने गोद में लिए रिया दिन रात बस अंगद के चेहरे को याद करती कि उसने किस तरह से डुग्गू की जान बचाई थी। लगभग 1 हफ्ता बीत गया था, पर रिया अंगद को बुला नहीं पा रही थी। उसका अब किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था। रिया अब हर रोज़ स्कूल के बाद उस रास्ते जाकर इंतज़ार करने लगती, इसी उम्मीद में कि शायद वह अंगद से दोबारा मिल पाए। फिर आखिर एक दिन उसे अंगद दिख ही गया। वह अपने स्कूल के कपड़ों में था और उसने सर पर एक काले रंग की टोपी पहनी हुई थी। रिया तुरंत उसकी ओर भाग के गई और अंगद को आवाज़ देने लगी। सुनो सुनो, रिया ने हाँफते हुए कहा, पर अंगद बिना पीछे मुड़े ही आगे बढ़े जा रहा था। हे यू ब्लैक टोपी वाले, रिया ने दोबारा चिल्लाते हुए कहा। रिया की आवाज़ और अंगद वहीं रुक गया और पीछे की और मुड़ता। अंगद बहुत तेज़ी से चल रहा था, इसलिए रिया को उसका साथ पकड़ने के लिए भागना पड़ रहा था। रिया अंगद को आवाज़ दी उसकी ओर भाग कर जा ही रही थी कि अंगद ने अचानक से चलना रोक दिया और पीछे की ओर मुड़ गया। रिया भाग कर आ रही थी, इसलिए अंगद के अचानक रुक जाने से रिया उससे टकरा जाती है। खुद को गिरने से बचाने के लिए वह अंगद को कसकर पकड़ लेती है। भागने के कारण रिया अभी गहरी सांसें ले रही थी। अंगद को पकड़े हुए वह लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अगर तुम्हारा हो गया तो दूर हटो मुझसे, अंगद ने रिया की ओर देखते हुए कहा। अंगद की आवाज़ सुनते ही रिया को एहसास होता है वह अंगद को पकड़े हुए इसके बहुत करीब थी। रिया तुरंत ही पीछे हट जाती है। वो उस दिन तुमने डुग्गू, वो मेरा मतलब है कि मेरे डॉगी की जान बचाई थी ना, उस दिन मैंने तुम्हें ठीक से थैंक यू भी नहीं बोला था, इसलिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तुम मुझे बहुत पसंद हो, रिया ने गिफ्ट का बॉक्स अंगद की ओर देते हुए मुस्कुराकर कहा। वो उस दिन तुमने डुग्गू, वो मेरा मतलब है कि मेरे डॉगी की जान बचाई थी ना, उस दिन मैंने तुम्हें ठीक से थैंक यू भी नहीं बोला था, इसलिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तुम मुझे बहुत पसंद हो, रिया ने साफ साफ अंगद को कह दिया कि वह अंगद को पसंद करती है और उससे दोस्ती करना चाहती है।
अंगद भाव शून्य चेहरे से रिया की ओर देख रहा था। अंगद के चेहरे से ये पता करना बहुत मुश्किल था कि वह खुश है या गुस्से में। रिया गिफ्ट का बॉक्स लिए उम्मीद से अंगद की ओर देख रही थी, पर अंगद ने कि कुछ ना कहने पर उसने गिफ्ट को अंगद के हाथों में थमा दिया। मेरे पास बेफजूल का समय नहीं है, यह कहते हुए अंगद ने गिफ्ट के बॉक्स को रिया के हाथों में थमा दिया और वहाँ से चला गया। अंगद के कठोर शब्द सुनते ही रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह अंगद को जाते हुए देख रोने लगी। रिया अपने सपनों में गुम पहले के दिनों में खो गई थी। रिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा अब उदास हो गया था। अंगद सोफे पर लेटा हुआ रिया के बदलते भावों को देख रहा था। लगभग रात के 2 बज गए थे और रिया सपने में कुछ बोल रोने लगी थी। अंगद सोफे से रिया के पास बेड पर बैठ जाता है और उसके सर पर हाथ फेर उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। शांत मत रो, सब ठीक हो जाएगा। अंगद रिया का सर सहलाते हुए बड़े प्यार से कहता है। रिया का चद्दर उसके शरीर से हट गया था। अंगद ने उसे चद्दर उठाया और तभी रिया ने अंगद का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को अपने सीने से लगा आराम से सोने लगी। अंगद की तो मानो दिल की धड़कन ही रुक गई थी। उसने अपने हाथ को रिया से छुड़ाने की कोशिश की, पर रिया ने नींद में उसे और कस के पकड़ लिया और नींद में ही बड़बड़ाने लगी, मुझे छोड़कर मत जाओ ना, मुझे अकेले डर लगता है। रिया की आवाज़ सुनते अंगद की आंखों में आंसू आ जाता है और वह वहीं रिया के पास ही बैठ जाता है। अंगद को पता भी नहीं कितने समय वह वहीं रिया के पास वहीं वैसे ही बैठा हुआ था और उसे कब नींद लग गई। दोनों वहीं एक ही बेड पर सो जाते हैं। रिया की जब नींद खुलती है तो वह देखती है कि अंगद का एक हाथ रिया के सर के नीचे और दूसरा हाथ रिया के कमर पर था और रिया के दोनों हाथ अंगद के सीने पर थे। अंगद बहुत गहरी नींद में था। अंगद को अपने इतने करीब देख रिया थोड़ी घबरा जाती है और वहाँ से उठने की कोशिश करती है, पर अंगद का हाथ उसके कमर पर था जिसे वह हटा नहीं पा रही थी। रिया बहुत धीरे धीरे बिना आवाज़ किए हुए अंगद के हाथ को हटाती है। शायद देर रात तक जागने से अंगद अभी गहरी नींद में था। रिया बिस्तर पर बैठ जाती है और बैठकर अंगद के सोते हुए चेहरे को देखने लगती है। ना चाहते हुए भी रिया के हाथ अंगद के चेहरे की ओर चले जाते हैं। अंगद आई एम सॉरी एंड आई लव यू कहते हुए उसके चेहरे को प्यार से छूती है। रिया की आंखों में आंसू आ जाता है और वह तुरंत उस बेड से उठ जाती है और अपना बैग लेकर उस कमरे से बाहर चली जाती है। अंगद इन सब से बेखबर अभी भी आराम से सो रहा था। रिया कमरे से बाहर आते ही घड़ी की ओर देखती है, चौंक जाती है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। वह तुरंत अपना फ़ोन बैग से निकालती है, पर उसका फ़ोन बंद हो गया था। रिया को किचन से कुछ आवाज़ आई। वह किचन की ओर गई और देखा 3-4 लड़कियां वहां काम कर रही थी। सुनो, वो क्या, मुझे पहनने के लिए कुछ कपड़े मिल सकते हैं? मैं उन्हें कल धोकर लौटा दूंगी, रिया ने बड़े विनम्रता से अनुरोध करते हुए कहा। वे सभी चुप थे। शायद वह रिया को पसंद नहीं करती थी। रिया समझ गई कि इनमें से कोई भी उसकी मदद नहीं करने वाली थी। तभी रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो लगभग 16 से 17 वर्षीय लड़की खड़ी थी। आपको चलेगा तो आप मेरे कपड़े ले सकती हैं, उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। आइए, मैं आपको कपड़े दे देती हूँ। कहते हुए उस लड़की ने रिया का हाथ पकड़ लिया, उसे अपने साथ एक कमरे में ले गई। रिया उस लड़की की मासूमियत देख मुस्कुराने लगी। तुम यहाँ काम करती हो? रिया ने कमरे के चारों ओर देखते हुए कहा, क्योंकि ये मेड के लिए बना हुआ कमरा था। नहीं दीदी, ओ सॉरी, मेरा मतलब मैडम, उस लड़की ने थोड़ी घबराहट में कहा। तुम मुझे दीदी बोल सकती हो, मैं भी तुम्हारे ही जैसी हूँ, ठीक है ना? रिया ने हंसते हुए कहा, ठीक है दीदी, वो मेरी दादी यहाँ गार्डन में काम करती हैं और मैं यहाँ उनके साथ ही रहती हूँ और मेरा नाम मुस्कान है। उस लड़की ने कपड़े रिया के हाथों में देते हुए कहा। रिया उसकी बातें सुन मुस्कुराने लगी। उसके सर को सहलाकर उसके हाथों से कपड़े ले बाथरूम में बदलने चली गई। रिया ने कपड़े बदल मुस्कान को बाय कर अंगद के बंगले से बाहर चली गई। जब तक अंगद की आंख खुली, रिया बस पकड़ अपने घर पहुंच गई थी। अंगद की आंख खुलते ही उसने अपने चारों ओर देखा, पर रिया कहीं भी नहीं दिख रही थी। अंगद कुछ देर तक बैठा रहा, फिर उसी बिस्तर पर लेट गया। कई समय बाद अंगद को इतनी सुकून की नींद आई थी। रिया के जाने के बाद भी रिया की महक अभी उस बिस्तर पर रह गई थी। अंगद उस चद्दर को अपने सीने से लगाए रिया को महसूस करने लगा। वहीं दूसरी ओर रिया अपने घर पहुंचकर जल्दबाजी में तैयार होने लगी। तैयार होकर रिया ने किसी को फ़ोन लगाया। अगर मेरे लिए अभी
भी जगह है तो मैं वहाँ काम करना चाहती हूँ। रिया ने उस व्यक्ति से कहा। हाँ हाँ ज़रूर, तुम चाहो तो आज से ही काम कर सकती हो। तुम जैसे टैलेंट की तो हमें ज़रूरत है, सामने से एक महिला ने हंसते हुए कहा। ठीक है फिर शाम को मिलते हैं, कहकर रिया ने फ़ोन रख दिया। अपना बैग लेस घर से बाहर निकल गई। थोड़े देर इंतजार के बाद पहली बस पकड़कर वह सिंघानिया इंटरप्राइजेज पहुंच गई। लिफ्ट बंद होने वाली थी, इसलिए रिया भागते हुए तेजी से लिफ्ट में घुस गई। लिफ्ट में घुसते ही रिया ने चैन की सांस ली। थैंक गॉड मैं टाइम से पहुंच गई, वरना वो खड़ूस मुझे कितना सुनाती। रिया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। तभी पीछे से हंसने की आवाज़ आने लगी। रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ 3 लोग खड़े थे। उनमें से एक अंगद था। अंगद के दाएं तरफ अंकुश, अंगद का पर्सनल असिस्टेंट, और बाएं तरफ एक आदमी खड़ा था। यह वही था जो रिया पर हंस रहा था। तीनों को वहाँ देख कर रिया को यह समझ आ गया कि वह गलती से दूसरे लिफ्ट में घुस गई थी। अक्सर लोगों से भरी लिफ्ट आज इतनी खाली कैसे, रिया को पहले ही समझ जाना चाहिए था। रिया अब थोड़ी टेंशन में आ जाती है। सॉरी सर, वो मुझे पता नहीं चला, मैं गलती से आपकी लिफ्ट में आ गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी इस लिफ्ट से बाहर चली जाती हूँ। रिया ने सब कुछ एक ही सांस में कह दिया और अपना हाथ लिफ्ट की बटन की ओर बढ़ाया। तभी एक हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिया ने नज़रें ऊपर की तो यह वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले रिया पर हंस रहा था। वो ये अभी भी ही हंस रहा था। तुम कितनी क्यूट हो, कोई बात नहीं, अब जब तब लिफ्ट में आ ही गई हो तो बीच में उतरने का क्या फ़ायदा, उसने हंसते हुए रिया का गाल खींचते हुए कहा। रिया अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए पीछे हट जाती। सॉरी सर, रिया ने थोड़े गुस्से में अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा। ओह, तुम सच में बहुत फ़नी हो और क्यूट भी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राज है, मैं तुम्हारे बॉस अंगद का दोस्त हूँ। राज नाम तो सुना ही होगा, उसने हंसते हुए कहा। उतने में ही लिफ्ट रुक जाती। सॉरी सर, मुझे देर हो रही है, कहते वह तेज़ी से उस लिफ्ट से बाहर चली जाती। ओह, नाम भी नहीं बताया, क्या नाम है इस लड़की का, वह कह पीछे अंगद की ओर मुड़ता है, पर अंगद का चेहरा देख उसका सवाल बीच में ही रुक जाता है। अंगद के चेहरे से गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। अंगद, कहीं ये लड़की ये वही तो नहीं? राज ने अंगद की ओर देखते हुए कहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नई कार मैंने तुम्हें दी थी, तुम्हें अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और उसे रिटर्न करने का टाइम आ गया है। अंगद ने राज की आंखों में देख गुस्से से कहा। नहीं नहीं, मुझे बहुत ज़रूरत है उस कार की। अंगद, सॉरी ना भाई, मुझे क्या पता या वही है, वो कार मेरी फेवरेट है, मैं नहीं दूंगा। राज अंगद का हाथ पकड़ उससे अनुरोध करने लगा। लिफ्ट लास्ट फ्लोर पर आकर रुक गई और अंगद लिफ्ट से बाहर निकल गया। राज उसके पीछे पीछे लगा हुआ था और उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। वही लिफ्ट में अकेला खड़ा बेचारा अंकुश सोच में पड़ा था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? बेचारा ये सब सोचते हुए लिफ्ट से बाहर निकल उन दोनों के पीछे जाने लगा। रिया अब तक अपने कपड़े बदल कर काम करने लगी थी, पर आज उसे पहले दिन जैसा ज़्यादा काम नहीं करवाया जा रहा था। रिया के पैरों में अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, उसे दर्द के कारण अभी भी चलने में तकलीफ हो रही थी। रिया ने सोचा शायद इन सबको मुझ पर थोड़ी दया आ गई होगी, पर उसे क्या पता था कि अंगद ने क्लीनिंग डिपार्टमेंट के हेड को खुद रिया को कम काम करवाने के लिए कहा था। रिया अपने काम में व्यस्त हो गई थी, वहीं अंगद अपने ऑफिस में बैठा सीसीटीवी से रिया को देख रहा था। अंगद की आंखों में दर्द और प्यार एक साथ दिखाई दे रहा था। अंगद थोड़ी देर वहीं बैठा रिया को देख रहा था और फिर उठकर मीटिंग के लिए चला गया। शाम के 7 बज चुके थे। सभी कर्मचारी घर के लिए जाने लगे। रिया भी अपना काम खत्म कर ऑफिस से निकल गई। आज उसे किसी से अपने पार्ट टाइम जॉब के सिलसिले में मिलना भी था। कल प्रिंस से ना मिल पाने के बाद रिया ने यह तय कर लिया था कि वह अब पहले से ज़्यादा मेहनत करेगी। अब उसे कुछ भी करना पड़े, वो प्रिंस को जल्द से जल्द अपने पास बुला लेगी। यही सब सोचते हुए ऑफिस से निकल बस स्टॉप की ओर जाने लगी। पैरों में मोच की वजह से वह अभी भी थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। रिया फुटपाथ पर चल रही थी, तभी एक बड़ी कार रिया के सामने आकर रुक गई। रिया के आगे की सीट का शीशा नीचे हुआ तो उसमें कोई और नहीं, राज और अंकुश बैठे थे। अंकुश कार चला रहा था, उसके बाजू की सीट पर राज बैठा हुआ था। हाय क्यूटी, कहाँ जा रही हो? आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं,
नहीं सर, मैं खुद चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए, रिया ने हाथों से ना कहते हुए कहा। इतना कहकर वह धीरे से लंगड़ाते हुए चलने लगी। अंगद कार के पीछे की सीट पर बैठ सब देख रहा था। उसका ध्यान रिया के पैरों पर था, जिसकी पट्टी अभी थोड़ी खुल गई थी। राज यह सब देख मुस्कुरा रहा था। अंगद, वो देखो ना, रिया को कितनी चोट लगी है। मैं तो बस उसकी मदद करना चाहता था, बेचारी कैसे लंगड़ा कर चल रही है। जाने दो, हमें क्या करना, कहीं उसके पैरों का दर्द और ना बढ़ जाए बेचारी। अंकुश चलो, हमें देर हो रही है। सही कहा ना मैंने अंगद? राज ने अंगद की ओर देख मुस्कुराते हुए कहा। अंकुश अंगद की ओर देखने लगा। अंकुश कार पीछे लो, अंगद ने बिना किसी भाव के कहा। रिया भी थोड़ी ही कदम चली की थी, कार उसके सामने वापस आकर खड़ी हो गई। राज कार से उतर बाहर निकल रिया के सामने खड़ा हो जाता। क्यूटी, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? तुम चल तो पा नहीं रही हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कहते हुए राज रिया को कार में धीरे से धक्का मारने लगता है। नहीं सर, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं ठीक हूँ, रिया ने कहा। चुप करो और चुपचाप कार में बैठ जाओ क्यूटी, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा ना। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बॉस जैसा खड़ूस नहीं हूँ। अब चलो, धीरे से कहते हुए राज ने कार का दरवाज़ा खोला। राज की बातें सुन रिया के चेहरे पर थोड़ी हंसी आ गई। ठीक है सर, आप मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दीजिए बस, रिया कहते हुए कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। बैठते ही रिया को एहसास हुआ कि उसके बाजू में कोई बैठा है। रिया ने उस ओर देखा तो उसके बाजू में अंगद बैठा हुआ था और वह उसके बहुत करीब बैठा था। अंगद रिया की ओर देख रहा था। दोनों की नज़रें टकराते ही रिया तुरंत नीचे देखने लगी। अंकुश ने कार स्टार्ट कर दी और दोनों थोड़ी देर वैसे ही चुपचाप बैठे हुए थे। सर, क्या आप थोड़ा विंडो की ओर बैठेंगे? रिया ने हिम्मत कर अंगद को खिसकने के लिए कह ही दिया, क्योंकि वह दोनों इतने पास बैठे थे, उनके शरीर आपस में छू रहे थे। अंगद ने रिया के कंधों को धीरे से छूते हुए कहा, उधर देखो। रिया ने जब विंडो की ओर देखा तो वहाँ एक बड़ा सा काले रंग का कुत्ता अपना जीभ बाहर निकाले हुए सीट पर बैठा था। रिया ने उस ओर देखा तो वह जोर जोर से रिया को देख कर भौंकने लगा, मानो वह अभी दौड़ कर रिया को काट लेगा। रिया को वैसे तो कुत्ते बहुत पसंद थे, पर ये इतना बड़ा एक शियार जैसा दिख रहा था और गुस्से में उसकी लाल आंखें उसे और भी डरावना दिखा रही थी। रिया डर कर अंगद के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। रिया ने अंगद के हाथों को इतना कस के पकड़ा था कि उसके नाखून अंगद के हाथों में चुभ रहे थे, पर अंगद को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अरे, इससे तो मैं तुम्हें मिलवाना भूल ही गया, ये है टाइगर मेरा बड़ी, राज ने रिया से मुस्कुराते हुए कहा। रिया डर के मारे कुछ नहीं बोल रही थी। तभी राज ने दोबारा कुछ कहा, टाइगर, रिया को गले लगो। राज के इतना कहते ही टाइगर, राज का पालतू कुत्ता, जोर से भौंकते हुए रिया की ओर कूदा। अब तो रिया की सांसें ही अटक गई थी। उसने तुरंत अंगद को गले लगा लिया, जैसे अब सिर्फ वही उसे बचा सकता है। अंगद कुछ नहीं कहता, बस अपना एक हाथ रिया की कमर और दूसरा उसके सर पर रख अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेता है। राज ये सब देख मुस्कुरा रहा था। अंगद और राज बचपन के दोस्त थे। बचपन से ही अंगद अकेले रहना पसंद करता था। राज ही एकमात्र अंगद का दोस्त था। अंगद कभी अपने जज्बातों को बाहर नहीं आने देता था। राज इस बात को समझता था। राज को पता था अंगद किसी लड़की को 6 सालों से प्यार करता है और वह अब साथ भी नहीं है, पर राज ने कभी नेहा को रिया को नहीं देखा था। जब रिया को अंगद मिले थे, वह अपनी पढ़ाई के लिए बाहर विदेश गया हुआ था और जब तक वह लौटा वह दोनों अलग हो चुके थे और अंगद की खुशी भी कहीं खो गई थी। आज फिर अंगद को ऐसे खुश देख उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसने सोच लिया था कि वह अंगद और रिया को मिलाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। डरी सहमी रिया ने अपनी आंखों को बंद कर अंगद को कसकर पकड़ा हुआ था। हंसने की आवाज़ सुनते उसे एहसास हुआ कि वह अंगद की बाहों में और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। वह तुरंत घबराहट में सीधे बैठ जाती है और नीचे अपने पैरों की ओर देखने लगती है। अब तक रिया का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था वो खुद को कहीं छुपा ले। तभी रिया के कानों में राज की हंसने की आवाज़ पड़ी। रिया, कैसा लग रहा है अंगद की बाहों में? अगर तुम अंगद को पसंद करती हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा इसे पटाने में। राज ने ज़ोरों से हंसते हुए कहा। सॉरी सर, वो आपका डॉगी भौंक रहा था ना, इसलिए। सॉरी, मैंने जानबूझकर
नहीं किया था, सॉरी, रिया ने जल्दबाजी में अपनी सफाई देते हुए कहा। तुम कितनी फ़नी हो। मेरी हंसी ही नहीं रुक रही, मैं तो बस मजाक कर रहा था। राज अपना पेट पकड़े ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। राज को हंसता देख रिया को गुस्सा आने लगा था। वह यही सोच रही थी कि ऐसा मजाक कौन करता है, और गुस्से से राज को घूरने लगी। रिया बस गुस्से में राज को देख रही थी पर कुछ कह नहीं रही थी। तभी राज को अपनी हंसी को रोकते हुए रिया की ओर देखा। अच्छा, गुस्सा मत करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, लगता है तुम्हें गुस्सा आ गया। सॉरी सॉरी, अब नहीं करूँगा मजाक। वैसे मिस क्यूटी, हमने तुम्हें लिफ्ट दी, तुम्हारी मदद की, अब तुम्हें भी हमारी मदद करनी पड़ेगी, और तुम ना नहीं कह सकती। राज ने रिया से मुस्कुराते हुए कहा। रिया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर वह इस आदमी को क्या कहे। कितना अजीब है ये आदमी, पहले तो खुद ही ज़बरदस्ती लिफ्ट देता है, मदद करता है, और अब देख लो ये रिया को भी मदद करने के लिए कह रहा है। ये मेरा पागल दोस्त जो हमेशा मुंह फुला कर रहता है, इस बेचारी की कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, और इसे सोमवार को हम एक पार्टी में जाना है, पार्टनर नहीं है, पार्टी में अपने पार्टनर के साथ ही जाना है, वरना ये जा नहीं पाएगा और हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो ना। क्या करूं, ये मेरा नकारा दोस्त एक लड़की तक नहीं पटा सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प मांगनी पड़ रही है। हमने तुम्हारी मदद की, अब तुम हमारी मदद कर दो, हिसाब बराबर। राज ने रिया से कहा। मुझे पता है तुम मुझे नाराज़ नहीं करोगी, आ जाना इस जगह पर सोमवार शाम 6 बजे। रिया अभी सोच में ही थी कि राज ने रिया के हाथ में एक लिफाफा थमा दिया। पर मैं नहीं आ सकती, रिया ने राज को साफ साफ इनकार कर दिया। पर कुछ नहीं, तुम अपने दोस्त की मदद भी नहीं करोगी, राज ने मासूम आवाज़ में पलकें झपकाते हुए कहा। हम दोस्त कब बने, राज की बातों से चौंक कर रिया ने पूछा। अभी मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मेरी मदद ले ली, तो तुम बन गई ना मेरी फ्रेंड, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे कुछ काम है उस दिन। सॉरी, रिया बार बार राज को मना कर रही थी और राज उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। अंगद जो अब तक अपनी आंखें बंद किए हुए कार की सीट पर बैठा था, अपनी आंखें खोल गुस्से में राज की ओर देखता रहने दो। जब वह नहीं जाना चाहती तो क्यों बुला रहे हो, अपना काम करो। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, अपना मुंह बंद करो, मुझे सर दर्द हो रहा है तुम्हारी बातें सुनकर, अंगद राज से गुस्से में कहता है। अंगद की बात सुन रिया भी एकदम शांत हो जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। तभी अंगद दोबारा कहता है, बस स्टॉप आ गया है। रिया अभी भी चुपचाप बैठी थी, सोच में गुम, शायद उसे अंगद की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। मैंने कहा तुम्हारा बस स्टॉप आ गया है, अंगद ने जोर देते हुए थोड़ी तेज आवाज़ में कहा। अंगद की आवाज़ सुनते रिया बाहर की ओर देखती है तो वाकई कार बस स्टॉप पर खड़ी थी। ओह, बस स्टॉप आ गया, थैंक यू सो मच फॉर द लिफ्ट, कहते रिया अपना बैग लेकर झट से कार से उतर गई। रिया बस स्टॉप पर खड़ी होकर बस का इंतजार करने लगी और उसके सामने से अंगद की कार आगे चली गई। वहीं कार में बैठा राज गुस्से में अंगद की ओर देख रहा था। पागल हो गया ये मेरा दोस्त, ऐसे कौन लड़कियों से बात करता है, ऐसे ही रहेगा तो यह हमेशा अकेले ही रह जाएगा। मैं तो बस इन दोनों को मिलवाने की कोशिश कर रहा था, इसने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया और उसे भगा भी दिया। कुछ नहीं हो सकता इसका, राज खुद से ही मन में कहने लगा। अंगद के जाने के बाद ही रिया ने पहली बस पकड़ ली और प्रिंस से फ़ोन पर बात करने लगी। थोड़ी देर बात कर रिया ने फ़ोन रख दिया। रात के लगभग 8:30 बज रहे थे। रिया बस से उतरकर पैदल ही चलने लगी। थोड़ी देर चलने के बाद रिया एक बड़े से क्लब के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने बैग से फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो, मैं बाहर खड़ी हूँ, रिया ने कहा। तो तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ जल्दी, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें मिले हुए। सामने से एक महिला की आवाज़ आई। मेरे पास क्लब का पास नहीं है, रिया ने उस महिला से कहा। ओह, सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन दो, मैं उनसे बात करती हूँ, उस महिला ने कहा। रिया ने ठीक है बोलकर फ़ोन सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया। उन्होंने कुछ बात की और रिया को अंदर जाने दिया। रिया को यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी। 1 साल पहले रिया यहाँ एक सिंगर का काम करती थी। रिया सिर्फ गाना गाती थी। यहाँ पर नशे में धुत लोग अक्सर बदतमीजी करने का मौका ढूंढते रहते थे। रिया उन सब की गंदी नज़रों से घिन होती थी, पर अपने कर्जे को चुकाने के लिए वह यहाँ काम करती थी। पूरे 3 सालों तक रिया ने यहाँ काम किया था और इस क्लब की मालकिन ललिता रिया को अच्छी तरह जानती थी। इन 1 सालों में वह
कई बार रिया को यहाँ काम करने के लिए कह चुकी थी, पर सारे कर्ज चुकाने के बाद उसने यहाँ काम करना छोड़ दिया था। वैसे तो रिया साफ साफ कह चुकी थी कि वो सिर्फ गाना गाएगी, पर फिर भी ललिता अक्सर उसे अमीरों लोगों से मिलवाती रहती कि शायद रिया का इरादा बदल जाए। इसी वजह से उसे और भी नफरत होती थी इस जगह से। आखिरी बार उसने यह फैसला कर लिया कि अब वह कभी यहाँ काम नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वह यहाँ मुड़कर नहीं देखेगी, पर मजबूरियाँ फिर उसे यहाँ दोबारा ले आई थी। प्रिंस दे दूर वह नहीं रह पा रही थी और घर लाने के लिए उसे और पैसों की ज़रूरत थी। सब कुछ ध्यान में रखते हुए उसने अपना फैसला बदल कर यहाँ काम करने का सोचा। यही सोचते हुए रिया नॉक करते हुए केबिन के अंदर चली गई। अंदर लगभग 35 से 37 वर्षीय महिला बैठी हुई थी। वह महिला फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, पर रिया को केबिन के अंदर आने का इशारा कर वह फ़ोन रख देती है। आओ रिया बैठो, उस महिला ने कुर्सी की ओर हाथ दिखाते हुए कहा। रिया मिस ललिता के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। अच्छा चलो अब काम के बारे में बात करते हैं। मैं तो तुम्हें कब से बुला रही थी यहाँ काम करने के लिए। तुम्हारी आवाज़ में जादू, हमारे सभी कस्टमर को तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है। तुम चाहो तो आज से ही काम शुरू कर सकती हो, ललिता ने रिया से मुस्कुरा कर कहा। रिया ने भी हाँ में जवाब दिया और थैंक यू कहकर उठी रही थी कि ललिता ने फिर रिया से कुछ कहा। और अगर तुम्हें गाने के अलावा भी कोई काम करना है तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम जैसे टैलेंट की बहुत कदर करते हैं। हम पैसों की ज़रूरत हो तो याद रखना मैं यहीं हूँ, ललिता ने हंसते हुए रिया से कहा। नहीं थैंक यू ललिता मैडम, मैं अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सकती हूँ। अब मैं चलती हूँ काम करने। रिया इतना कहकर वहाँ से उठकर चली जाती। रिया के जाते ललिता हंसने लगती है। रिया एक कमरे में जाकर अपने कपड़े बदलती है। वह काले रंग का गाउन और चेहरे पर एक मुखौटा पहन लेती। रिया जब भी स्टेज पर गाना गाती थी मुखौटा पहन कर ही गाती थी। रिया अपने हाथों में एक गिटार लेकर स्टेज पर चली जाती है। स्टेज पर एक कुर्सी रखी हुई थी जो कि स्टेज के बीचों बीच में थी। रिया उस कुर्सी पर बैठ गाना गाने लगती है। रिया की आवाज़ सुनते ही सबका ध्यान रिया की ओर चला जाता है। रिया को लोगों का उसे ऐसा घूरना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे घिन होती थी जब कोई उसकी ओर गंदी नज़रों से देखता था। रिया अपने मन में प्रिंस को याद कर गाना गाने लगती है। रिया की आंखें नम हो गई थी। अपने पहले दिनों को याद कर रिया के पापा के जाने के बाद उसे इस दुनिया की कड़वी सच्चाई पता चली। अपने पापा की जिद्दी गुड़िया जो कभी कुछ काम नहीं करती थी, पिछले 4 सालों में बहुत कुछ सह चुकी थी। पहले की रिया होती तो ऐसे बुरे लोगों का अब तक मुंह तोड़ चुकी होती, पर शायद वक्त सब कुछ बदल देता है। इंसान भी उन 4 सालों में रिया ने कर चुकाने के लिए कई काम किया था। और रिया के पापा के जाने के बाद उसे पता चला कि उसके पापा ने वह कर्जा रिया को उस बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए लिया हुआ था, यह जानने के लिए कि अंगद शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ता है। रिया भी उसी स्कूल में जाने के लिए जिद करने लगी थी और इसके पापा ने जैसे तैसे कहीं से कर्जा लेकर रिया का उस स्कूल में दाखिला करवा दिया था। रिया इन सब बातों से अनजान कि उसे उस बड़े स्कूल में भेजने के लिए उसके पापा कितनी तकलीफ़ उठा रहे थे। वह बस अंगद से मिलने के लिए उस स्कूल में जाना चाहती थी। आखिरकार रिया के पापा ने उसका एडमिशन उस बड़े स्कूल में ही करवा ही दिया था। रिया का नए स्कूल में आज पहला दिन था। रिया ने अपने पापा से जिद कर इस नए स्कूल में अपना ट्रांसफ़र करवाया था। रिया भी 10वीं कक्षा में थी। वह अपना बैग लिए स्कूल के गेट से अंदर जा रही थी कि उसे कुछ शोर सुनाई दिया। कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि वह कहीं जा रही थी। उत्सुकता से सबके चेहरे से साफ साफ झलक रही थी। उसकी उत्सुकता देख रिया भी उनके पीछे पीछे चली गई। थोड़ी देर चलने के बाद रिया ने देखा कि प्लेग्राउंड में कुछ लड़के बास्केटबॉल खेल रहे थे और यह सब लड़कियां यही देखने के लिए उत्सुक थी। रिया को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था, इसलिए वह भी उस भीड़ में आगे जाकर बास्केटबॉल का खेल देखने लगी। रिया का पूरा ध्यान खेल में था। तभी अचानक से एक बॉल उसके पैरों के पास आ गिरी। बॉल पास करो, रिया के कानों में आवाज़ पड़ते उसने नीचे झुककर बॉल उठा और वह बॉल अपने सामने खड़े लड़के को देने लगी। रिया ने सामने उस लड़के की ओर देखा तो यह कोई और नहीं अंगद ही था। रिया बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। आखिर हो भी क्यों ना, आई ही है स्कूल में अंगद के लिए थी। अंगद की आंखों में देख रिया के दिल जोरों से धड़कने लगा था। बॉल अब भी रिया के हाथों में ही था। अंगद को यह देख खो गई थी। रिया के बॉल न देने पर अंगद खुद ही बॉल को उससे ले लेता और फिर वहाँ से जाने लगता है। हे
ब्लैक कैप वाले, तुम्हारा नाम क्या है? अंगद को जाते देख रिया जोर से चिल्लाते हुए बोली। रिया की आवाज़ सुन अंगद कुछ सेकंड के लिए पीछे मुड़कर देखता है, पर बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। हाँ, कैसा है ये? हर बार ऐसे ही भाग जाता है, नाम भी नहीं बताया। रिया चिड़चिड़ेपन में अपने बालों को पकड़कर बोलती है। अब तक कई लड़कियों ने अंगद को घेर लिया था, वे सभी अंगद के पास आने की कोशिश कर रही थी। कोई पानी लिए खड़ी थी, कोई जूस लिए, तो कोई अपने हाथ में बैनर लिए हुए जिन पर लिखा हुआ था हमारा हीरो अंगद। ओह, तो तुम्हारा नाम अंगद है और काफ़ी मशहूर भी लगते हो। पर मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, अपने स्कूल की सबसे फेमस लड़की हूँ मैं। रिया ने अपने बालों को हाथों में उड़ाते हुए मुस्कुराकर कहा। रिया अभी अंगद को ही देख रही थी कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। रिया कॉल उठा अपने पापा से बात करने लगी। कैसी है मेरी गुड़िया? स्कूल अच्छा तो लगा ना? तू ठीक है ना? कोई परेशान करेगा तो बताना। तो ज़्यादा घबराना मत, कोई भी दिक्कत होगी तो तुरंत कॉल करना। मैं आ जाऊंगा और खाना खा लेना, मैंने बैग में टिफ़िन रख दिया है। रिया के पापा ने थोड़ी चिंता में कहा। अपने पापा को ऐसे थोड़ी सी छोटी सी बात पर परेशान देख रिया हंसने लगी। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे कौन परेशान कर सकता है, और आप ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। और हाँ, ये जगह थोड़ी नई है, पर मैं इस स्कूल में पढ़ना चाहती थी, इसलिए थैंक यू पापा और बाय बाय। अभी मुझे क्लास में जाना है, बाद में बात करते हैं। लव यू पापा, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, लव यू बेटा, और अच्छे से पढ़ाई करना, कहकर उसके पापा ने फ़ोन रख दिया। अपनी उस गलती और अपने पापा के प्यार को याद कर रिया की आंखें नम हो गई थी। दर्द की आवाज़ में साफ साफ सुनाई दे रहा था। सारे लोग रिया की आवाज़ में खोए थे। रिया का गाना जैसे ख़त्म हुआ, लोग उसके लिए तालियां बजाने लगे। थोड़ी देर रुक जाती है रिया और दूसरे सिंगर गाना गाने लगते हैं और कुछ लड़कियां डांस भी कर रही थी। हेलो ब्यूटीफुल, तुम डांस नहीं करोगी? चलो साथ में थोड़ा डांस करते हैं। एक आदमी रिया का हाथ पकड़ते हुए कहता है। सॉरी सर, मुझे डांस नहीं आता, मुझे गाना आता है, वो मैं गा रही हूँ। अगर आपको डांस करना है आप किसी और से पूछ सकते हैं। रिया धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए उस आदमी से कहते और स्टेज से उठकर चली जाती। रिया ललिता के केबिन में चली जाती है। आओ रिया, ललिता ने मुस्कुराकर कहा। मैं कितनी बार कहा है मैडम आपसे, मुझे मेरे नाम से मत बुलाया करो प्लीज़। रिया ने ललिता की ओर देखते हुए कहा। ओ सॉरी, मैं भूल गई मिस रोज। अब ठीक है ना? ललिता ने हंसते हुए कहा। वो मैं 9 से 1 बजे तक ही काम कर सकती हूँ, तो क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? रिया ने ललिता से पूछा। ओ, 1 बज चुके हैं, समय कितना जल्दी भागता है ना? ललिता ने हंसते हुए कहा। ओके, जब तुम 1 बजे तक ही काम करना चाहती हो तो ठीक है, बाहर राजू खड़ा होगा, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। ललिता ने रिया से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, कहकर रिया केबिन से बाहर चली जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मुझे पता है कुछ कहानियाँ अभी अधूरी है, जिसे मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।